हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना है और इसके क्या उद्देश्य हैं, आखिर इसे क्यों बनाया गया। इसके साथ साथ इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसको फंडिंग कौन करता है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 में एक राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, राष्ट्र संघ का गठन हुआ। लेकिन ये जो राष्ट्र संघ बना था ये असफल रहा, असफल रहा। और यही कारण था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, मैं आगे चर्चा करूंगा, एक ब्रिटेन के राष्ट्रपति होते थे और एक रूस के राष्ट्रपति होते थे। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि कोई एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सके। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1942 में एटलांटिक चार्टर ये प्रस्तुत किया गया। जबकि इस एटलांटिक चार्टर जो बना था ये 1941 में बना था, लेकिन इसके प्रस्ताव को जो पेश किया गया था ये 1942 में किया गया था। ये जो एटलांटिक चार्टर है ये एक ऐसा अधिनियम था, वास्तव में यूएनओ का जन्मदाता इसी को माना जाता है। फिर 1943 में एक तेहरान सम्मेलन हुआ और इस तेहरान सम्मेलन में एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मैं लिख देता हूं, यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। इन्होंने ही यूएनओ नाम दिया। देखिए, ये जो रूजवेल्ट हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यही थे और यही रूजवेल्ट हैं जब आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके समाधान के लिए न्यू डील प्रोग्राम इन्होंने ही दिया था। तो देखिए, 1945 में एक याल्टा सम्मेलन हुआ, इस याल्टा सम्मेलन में मुख्य रूप से 3 लोग उपस्थित हुए थे। एक ब्रिटेन के राष्ट्रपति जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। भारत की आजादी के समय भी यही राष्ट्रपति थे ब्रिटेन के, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और एक रूस के राष्ट्रपति थे और इनका नाम था स्टालिन। इन तीनों लोगों ने जो हमारी सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके 5, देखिए मैं बताना चाहूंगा, सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 1963 से पहले 6 अस्थायी सदस्य होते थे। तो अब सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं इन्हें वीटो पावर दी। देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों पे भी मैं यहां चर्चा कर देता हूं, जबकि वो अलग टॉपिक है। इसमें एक अमेरिका है, इसमें दूसरा ब्रिटेन, तीसरा इसमें रशिया है, चौथा इसमें फ्रांस है और 5वां इसमें चीन है। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है और 8वीं बार बना है। वर्तमान में भारत इसका अस्थायी सदस्य है। देखिए, इन तीनों लोगों के प्रयास से ही वास्तव में देखा जाए तो यूएनओ का गठन किया गया। ये यूएनओ का जो गठन हुआ ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इस 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे यानी दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो इसका जो गठन हो रहा है, देखिए 24 अक्टूबर 1945, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके यदि हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो अमेरिका में है, अर्थात न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए अभी मैंने यूएनओ के गठन पे चर्चा की कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ। तो देखिए 1946 में इसका जो पहला अधिवेशन ये लंदन में हुआ था, लंदन में। और इसमें 51 देशों ने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं 2020 में, तो इसमें 193 इसमें देश शामिल हैं। तो इसमें जो सबसे अंतिम देश जो जुड़ा था उसका नाम दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि यूएनओ का जो उद्देश्य है वो क्या है। यूएनओ का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य का मतलब आखिर यूएनओ को क्यों बनाया गया, तो इसके कई उद्देश्य हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सरल बनाना है, सरल बनाना। राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, विवाद इन्हें निपटाना, या इसमें मध्यस्थता करना। देखिए यहां राज्य से तात्पर्य देशों से है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर विवादित था, तो इसे जवाहरलाल नेहरू 1948 में यूएनओ लेकर गए थे। तो राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उसमें ये मध्यस्थता भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, शांति। इसके साथ साथ मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो देखिए मानव अधिकारों की रक्षा करना, देखिए मानव अधिकार एक मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। यानी यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन ले सकता है और उन्हें शून्य कर सकता है। लेकिन जो मानव अधिकार हैं, किसी भी देश के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएनओ काम करता है। जैसे 1984 में पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा, तो ऐसी स्थिति में यूएनओ ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। इसके साथ साथ सहयोग करना, सामंजस्य करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति करना। तो देखिए ये आदि ये इसके उद्देश्य हैं। अब एक आता है उद्देश्य और एक आता है प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत का मतलब किस किस लिमिटेशन में ये काम करता है। अब सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। यूएनओ का जो सिद्धांत है, सिद्धांत, पहले मैं सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूंगा। कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए सिद्धांत का मतलब होता है आम बोलचाल में तरीके का मतलब होता है ये किस सिद्धांत पे यानी किस तरीके से काम करता है। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, इन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाता है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य की जो अखंडता उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि यूएनओ किसी राज्य के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है तो ऐसे में अन्य राज्य जो होंगे, राज्य उसकी सहायता नहीं करेंगे, उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे। देखिए इसके साथ साथ सभी राज्य यानी सभी से तात्पर्य जो इसके सदस्य हैं, सभी जो राज्य यूएनओ को सहायता प्रदान करेंगे,
सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यूएनओ किसी राज्य या राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखिए ये यूएनओ के सिद्धांत थे। अब यूएनओ के स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि यानी यूएनओ की कौन कौन सी बॉडी हैं, यानी यूएनओ किस किस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम यूएनओ के अंग देखेंगे, जो पहले 6 होते थे लेकिन न्यास परिषद हटा दी गई है, अब वर्तमान में 5 है। तो क्वेश्चन यहां यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएनओ का कौन अंग नहीं है, तो वो न्यास परिषद है। मैं उस पर डिस्कस करता हूं अभी। तो देखिए यूएनओ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना, तो इसकी संरचना में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले यूएनओ के अंग देखिए, तो यूएनओ के अंग में एक सुरक्षा परिषद आती है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, एक महासभा है, एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है, एक इसका सेक्रेटरीट यानी सचिवालय है, और एक इसकी न्यास परिषद है। देखिए वर्तमान में न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान में यूएनओ के जो अंग हैं वो 5 हैं। तो देखिए इसके जो 5 अंग हैं, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो सुरक्षा परिषद है, चूंकि इसका अंग है, ये भी 1945 में बना था। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, ये नीदरलैंड के हेग में है। यानी इसमें जो वाद जाते हैं, इसमें किसी एक देश का वाद नहीं जाता है, इसमें ऐसे वाद जाते हैं, ऐसे मामले जाते हैं जो 2 देशों के बीच विवादित हों और उन दोनों देशों की आपसी सहमति से जाएंगे। अगर महासभा की बात करें, जैसे सुरक्षा परिषद या यूएनओ के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो महासभा में लिए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद, देखिए जो इसके सदस्य देश है 193, उनके सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के लिए ये काम करती है। सचिवालय का काम होता है, यानी यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, जो लिखत पढ़त, यानी एक तरीके से देखिए कोई भी पेपर किसी को डिस्पैच करना है आदि, यानी पेपर वर्क जो होता है वो सचिवालय में होता है। न्यास परिषद वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। तो देखिए यूएनओ की जो एजेंसी हैं ये 4 हैं। कौन कौन सी है मैं डिस्कस कर देता हूं, और इनका जो हेडक्वार्टर है, कई बार प्रीलिम के एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। देखिए एक है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ये पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है और रोम इटली में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी है। अब इसके हम कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। जो ये प्रोग्राम चलाता है, ये 2 प्रोग्राम चलाता है। तो देखिए इसके जो कार्यक्रम है, इसके 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम UNDP और दूसरा है UNEP। देखिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे SDI जो तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, देखिए आज वर्तमान में इन्वायरमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए यूएनओ कार्य करता रहता है। अब इसके फंडिंग की बात करते हैं। कोस जो इसे फंडिंग करता है, एक तो यूनिसेफ है, और एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 3 संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और IMF, जो यूएनओ को फंडिंग करते हैं। तो अब यूएनओ की हम लैंग्वेज की बात करेंगे। यूएनओ की आधिकारिक भाषा, यानी ये जो आधिकारिक भाषा है, इन्हीं भाषाओं में वहां पर स्पीच देने आदि का अधिकार है। देखिए इसमें हिंदी शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में स्पीच दिया था। तो यूएनओ की जो अधिकृत भाषाएं हैं वो 6 हैं। इसमें रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश।
यानी अंग्रेजी। तो 6 लैंग्वेज ऐसी हैं जो आधिकारिक हैं, लेकिन यहाँ के जो सचिवालय है, सचिवालय के जो कार्य होते हैं उसके लिए 2 हैं, एक फ्रेंच और एक अंग्रेजी। तो सचिवालय के जो कार्य होंगे वो केवल 2 भाषाओं में होंगे, बाकी आधिकारिक भाषा 6 है। देखिए ये भी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कितनी भाषाएं हैं या कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। तो इस यूएनओ के शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो यूएनओ है ये कुछ ऑपरेशन भी चलाता है। तो यूएनओ के ऑपरेशन की बात करें तो इसमें है पीस कीपिंग, एक ऑपरेशन का नाम है पीस कीपिंग ऑपरेशन। एक दूसरा जो है पीस बिल्डिंग ऑपरेशन है, बिल्डिंग ऑपरेशन। और तीसरा जो है पीस मेकिंग ऑपरेशन है, पीस मेकिंग ऑपरेशन। तो देखिए ये एक नई टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, तो इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर हम पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात करें तो देखिए पीस कीपिंग होता क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। देखिए 2 पक्षों के बीच, 2 पक्ष से तात्पर्य है यदि 2 राष्ट्रों के बीच कोई युद्ध चल रहा है या कोई विवाद हो रहा है, तो इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना है, यानी यूएनओ इसमें हस्तक्षेप करता है। तो इसको निपटाने के लिए यूएनओ वहां पर शांति सेना भेजता है, शांति सेना। देखिए जो शांति सेना है इसे ब्लू हेलमेट या नील हेलमेट भी कहते हैं, तो ये शांति सेना क्या होती है। देखिए यूएनओ शांति सेना उन दोनों देशों में भेजेगा। ये शांति सेना हथियारों का प्रयोग नहीं करती, ध्यान रखना है, हथियारों का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा सकती है। और जो शांति सेना भेजी जाएगी, ये जो विवाद हुआ 2 पक्षों के बीच जो हुआ था, दोनों देशों की आपसी सहमति के द्वारा ही शांति सेना जाएगी। भारत की भी शांति सेना कई बार गई है। देखिए राजीव गांधी के काल में जब लिट्टे जोर कर रहा था श्रीलंका में, तो वहां पर भी भारत की शांति सेना भेजी गई थी। यह है पीस कीपिंग प्रोग्राम। अब हम पीस बिल्डिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए इसका कार्य जो होता है, इसके जो सदस्य देश हैं उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए ये अपनी भूमिका निभाता है, यानी उसमें मदद करता है। और पीस मेकिंग जो प्रोग्राम होता है, यदि 2 पक्षों के बीच युद्ध की संभावना अगर है तो उसको प्रतिबंधित कर सकता है, उसमें रोक लगा सकता है। तो ये 3 जो ऑपरेशन है यूएनओ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना। तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक यूएनओ था बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आईएएस की बात करें या पीसीएस की या वनडे एग्जाम की बात करें तो सभी जगह वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरीके की और भी वीडियो आती रहेंगी। आगे की वीडियो देखने के लिए जीत आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।